आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी में आज हमारा जीएस का सामान्य अध्ययन यानी जनरल पेपर का मॉडल पेपर 3 होगा, जो 30 अंकों के लिए है। तो जल्दी से इस सेशन में आप लोग जुड़िए और इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। एक बार सभी कॉमेंट सेक्शन में आ जाइए। सेशन ऑलरेडी हमारा लेट हो गया है आधा घंटा, इसके लिए चाहेंगे माफ़ी। तो हमने 10:10 के लिए आपसे बोला भी था रात कि थोड़ा सा लेट हो सकता है सेशन। चलिए जुड़िए सारे लोग। और आज देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये मॉडल पेपर नंबर हमारा 3 होगा, ठीक है। ये तीसरा सेट होगा आज हमारा। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। कौन कौन है अभी? दिलीप जी, गुड्डू जी, सोबिया जी, और कौन है? हेल्थ केयर, ब्लू स्काई। गुड मॉर्निंग सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। स्वीटी, नेहा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं हम। तो इसमें आज का पहला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट देखें। आज मिक्सअप क्वेश्चंस को लेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को देखिए। सेशन को सारे लोग, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से पहले मिले। चलिए पहले सवाल का उत्तर करेंगे सारे लोग। सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है हमारा, आधा घंटा लेट हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखें आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर करना शुरू करिए आप लोग भी। देखिए नीचे दिए गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और उनके मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। आपको बताना है कि कौन से मुख्यालय का हेडक्वार्टर्स कौन से संस्थान का हेडक्वार्टर किससे मैच्ड है या नहीं है, तो आपको अरेंज करना है। इसको देखें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO। ये वीडियोस आगे सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, इनमें से कोई वीडियो प्राइवेट नहीं होगा। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं, पहले सवाल का उत्तर देंगे। देखिए अगर हम WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, पहला प्रश्न, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये ऑलरेडी मैच है, ये ऑलरेडी मैच है। इसके अलावा तो इसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कभी कभी स्थापना वर्ष को मैच कराने के लिए पूछता है, तो मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देता हूँ जहाँ यहाँ जगह है। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इनकी जगह पर जो मुख्यालय हैं, आपकी मुख्यालय की जगह पर आपको ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष में स्थापित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ताकि आपको आगे के लिए भी प्रश्न जो है थोड़े सॉल्व कर पाएँ आप। अगला देखेंगे इसमें आगे देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, फिलीपींस के मनीला में। तो दूसरा भी ऑलरेडी मैच है। तीसरा देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अभी। देखो इसको देखो। नेक्स्ट ADB हो गया हमारा। ADB के बाद में अगला देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यदि हम बात करें, तो इसका स्थापना अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना यहाँ पर जगह नहीं है, 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये अमेरिका के वॉशिंगटन में है। दूसरा या अंतिम इसमें दे रखा है हमें, ये यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑलरेडी मैच्ड हैं, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ठीक है। A का 1, B का 2, C का 3, इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। सवाल नंबर सेकंड पर आइए। सवाल नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, देखिए 18 जुलाई 2025 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडो को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोली हलाहला मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2024 में की गई थी। इस प्रश्न को देखें सभी लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। तो देखो ये बात सही है, नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेडो को मिला है। और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। दोनों कथन हमारे सही हुए, दोनों कथन हमारे सही हुए। सवाल अगला देखें। यहाँ पर कुछ आपको क्रांतियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर आपको क्रांतियाँ दी हुई हैं, ठीक है।
इसको देखिए, मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूँ, ठीक है, सेशन को हम शेयर कर देते हैं ताकि बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सुबह में स्ट्रेंथ कम है आपकी, इवनिंग में ठीक है, इवनिंग में ठीक ठाक है, सुबह में थोड़े से कम है लोग। थोड़ा सा ये भी है कि टाइम का इशू हो गया आज, इस वजह से भी शायद नहीं जुड़ पाए होंगे समय से। चलें इसको देखें, अगले सवाल की तरफ आते हैं। हरित क्रांति, इधर क्रांतियाँ दी हुई हैं, इधर क्रांतियाँ दी हुई हैं, और आपको मैच करना है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। सवाल नंबर अगला देखें, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में आप जानते हैं विश्व में नंबर 1 पर है। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन या फिशरी से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तो ऑलरेडी आप जो है ये ऐसे ऑलरेडी मैच नहीं है। तो हरित क्रांति ए का थर्ड देखिए, ए का थर्ड किस में है, ऑप्शन ए में। बी का, इसमें बी का फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। सी का सेकंड है। चलिए ये हो गया मैच। हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति पर और प्रश्न करते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी। हरित क्रांति को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं, हरित क्रांति को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसको करिएगा आप लोग भाई, सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सेशन को सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सेशन हमारा लेट हुआ है इसकी वजह से, इसमें जल्दी से बताइए, प्रश्न का उत्तर कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 60s के दशक में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1960 में। और अगर आपसे एग्जैक्टली पूछेगा, एग्जैक्टली अगर आपसे पूछेगा तो क्या उत्तर करेंगे, 66 और 67 में, 66 और 67 में, ठीक है। इसको देखें, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति पर मैंने कुछ और क्वेश्चन भी लिए हैं, तो यहाँ पर आपके जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हरित क्रांति आदि। इसको देखिए, हरित क्रांति से संबंधित जो कथन है वो हरित क्रांति से संबंधित जो इनके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन है। नंबर मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हरित क्रांति के जनक इनमें से कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अब इसमें दो हैं, देखो अगर आपसे कभी पूछा जाए, अगर इसमें भारत का नाम नहीं लिखे, अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर भारत में पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन ही करेंगे हम। भारत में अगर पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन को ही करेंगे, और अगर पूछ रहा है विश्व में तो हम नॉर्मन बोरलॉग को करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक। अमेरिका के ये कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, और इन्हीं के द्वारा जो हमारे गेहूँ हैं, गेहूँ की उच्च पैदावार करने वाली किस्म को विकसित इन्होंने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा। हरित क्रांति में, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सी जो फसल है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, या कौन सी फसल का उत्पादन अत्यधिक हुआ था, ऐसे भी इस प्रश्न को पूछ सकता है। इसको देखें, चलिए इस प्रश्न को करिए। हरित क्रांति के देखो एक दो क्वेश्चन ही लिए, कई सारे क्वेश्चन लिए, कोई टॉपिक ऐसा है कि वो पूरे क्वेश्चन कर लो आप, उनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो कृषि भी एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, आप देखा होगा आपने, कृषि नाम का एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा। देखिए, हरित क्रांति जब लागू की गई तो उसमें जो उच्च उत्पादकता वाले हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, उच्च उत्पादकता वाले बीज, और इससे जो गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हुआ था भारत के अंदर, ठीक है। और इसमें कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए थे, क्या ये पूरे भारत में, ये क्रांति पूरे भारत में हुई थी, नहीं, ये क्रांति पूरे भारत में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्रांति कहाँ पर हुई थी, मतलब किन किन क्षेत्रों में। नंबर 1 पंजाब, पंजाब का साथ ही जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, और इसका यूपी में असर देखने को मिला। लेकिन यूपी में कौन से हिस्से में, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में, ठीक है, पश्चिमी यूपी। तो 3 क्षेत्र हैं ये, ठीक है, ये 3 क्षेत्रों पर ही इसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिला, बाकी जगह पर नहीं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। सवाल नंबर अगला, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, किसानों को रोजगार देना था, कि जैविक खेती को बढ़ाना था, कृषि का निर्यात बढ़ाना था, या खाद्यान्न बढ़ाना। इस सवाल का उत्तर कीजिए जरा, इस सवाल का उत्तर मैं आपका देखना चाहता हूँ।
क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, इसको ज़रा देखें आप लोग। प्रश्न नंबर हम आए हैं 8 पर, जल्दी से 8 का उत्तर कीजिए। देखो, किसानों के रोजगार बढ़ने से संबंधित नहीं था, उस समय देश में खाद्यान्न संकट था हमारे देश में, तो खाद्यान्न संकट था, अनाज का संकट था, तो अनाज का ही उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। निर्यात कैसे कर सकते हैं, पहले हमें खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था। इसी प्रश्न को तरह तरह से पूछता है। हरित क्रांति के तहत किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया था और इन बीजों को विकसित करने में एम.एस. स्वामीनाथन का बड़ा हाथ था। विश्व स्तर पर देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग का था। और इसको बताइए, पारंपरिक बीज थे, हाइब्रिड बीज थे, या उच्च उपज वाले बीज थे, या जीएमओ बीज थे। अभी अभी मैंने जस्ट बताया है आपको, पिछले सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बताया है इसको देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको अभी डिस्कस किया है आपके साथ में, इसको देखें। अगली क्लास हमारी रात को 10 बजे ही होगी, ठीक है। 10 PM पर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। अभी सुबह और शाम 10 बजे क्लास चल रही है, आप लोग डेली जुड़िए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कराने वाले हैं। अभी शुरुआत के कुछ हैं थोड़े लाइट, हम आपसे कहा था कि क्वेश्चंस को लाइट मोड पर लेकर के चल रहे हैं। अभी बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए आना बाकी है, अभी ये तो शुरुआत भर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। तो हरित क्रांति के तहत किस प्रकार के बीज बनाए गए, इन बीजों में अगर आप देखेंगे तो उच्च उपज वाले बीज थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या HY सीड्स, ये प्रश्न भी आ चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? देखो, नॉर्मन बोरलॉग जो थे, चलो वो पिछले प्रश्न की बात है, नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो उनकी वजह से ही जो उत्पादकता बढ़ पाई, विश्व में क्रांति हो पाई थी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को उन्होंने एक तरीके से बनाया था, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को नॉर्मन बोरलॉग ने बनाया था, जिसके लिए 1970 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। हालांकि पीस की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, पीस कैटेगरी में कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं, जो नोबेल पीस प्राइज़ है उनको दिया गया था। लेकिन आप ये देखिए, जो कोई कैटेगरी अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो कृषि से संबंधित तो कोई कैटेगरी है नहीं। नोबेल प्राइजेज में 6 कैटेगरी हैं, उसमें से कृषि से संबंधित कोई कैटेगरी नहीं है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसको देखें, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी? गोमती नदी है, यमुना नदी है, सोन नदी है, तापी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तापी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सवाल अगला देखो, 1857 की क्रांति जो हुई थी, जिसको फर्स्ट रेवोल्यूशन की संज्ञा दी जाती है भारत में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसकी तत्कालिक कारण क्या थे? उसी समय के क्या कारण हुए थे? तो इसमें देखो, 1857 की जो क्रांति थी, उस समय जो ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, उसमें भारतीय सैनिक भी थे और अंग्रेज सैनिक भी थे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में सैनिक जो थे, उस समय सैनिकों के लिए एक नई एक बंदूक मंगवाई हुई थी। इसका नाम था राइफल थी, ये इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल थी, ठीक, इनफील्ड राइफल। आगे इतिहास में पढ़ेंगे हम, इतिहास की क्लास जब करेंगे। इनफील्ड राइफल थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनफील्ड राइफल की जो कारतूस थे, इसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और जब भारतीयों को या भारतीय सैनिकों को जब इस बात का पता लगा, एक अफवाह फैली वहाँ पर कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और ये बात सत्य भी पाई गई। और एक तरीके से यहीं पर 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर में ब्रिटिश सेना में थे, तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ अफसरों पर हमला किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से माना जाता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। अमित जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए आ जाइए, जल्दी से आप जुड़िए सेशन से। सवाल नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? देखो, अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर अभी करवाया है यूपीपीएससी ने, और उसमें एक सवाल पूछा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, एक तो ये सवाल पूछा हुआ था, और ये वाला सवाल भी इसमें पूछा हुआ था। अभी संडे को पेपर हुआ है, पिछले बीते संडे को, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और हर साल इसके सम्मेलन हुआ करते थे। और सम्मेलन में जो उस वर्ष की जो मांगे थी या जो डिमांड समस्याएं थी, उनको रखा जाता था, उनको एक तरीके से समाधान के लिए बात की जाती थी उसमें, इन मीटिंग्स में। तो एक मीटिंग हुई थी वर्ष 1929 में, ठीक है। 31 दिसंबर, तिथि याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1929
में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? लाहौर में। इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से भी ये फेमस है। इसको हम ज़्यादा जानकारी इसलिए दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आए और बार बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाहौर का अधिवेशन में जो है पाकिस्तान में है वर्तमान में ये, इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। इसकी अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, और इसी में जो है भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने की बात करी गई थी। तो ये अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। अभी इस अधिवेशन की खास बात क्या है ये भी जान लो। यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, 1929 का अधिवेशन चल रहा था, तो यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि जो अगला साल आएगा यानी 1930 वाला जो साल आएगा उसमें जो 26 जनवरी आएगी, ठीक, उसमें 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इस दिन को मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, ठीक। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण संकल्प लिया गया था। जब ये संकल्प लिया गया, ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखें हमारा जो संविधान है वो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, ठीक। उस दिन तो लागू नहीं किया पूरी तरह से, 2 महीने बाद आ रही थी 26 जनवरी, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए, क्योंकि इसी दिन को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था पहले। तो इसी दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये जितने भी कथन यहाँ, जितने भी स्टेटमेंट्स हमने कहे हैं या बताए हैं इससे जुड़े हुए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आए हुए हैं। ये वाला इस साल की परीक्षा में आरओए की पिछले संडे को इस प्रश्न पूछा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का भाग था? स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का भाग था? स्वदेशी आंदोलन, देखिए वर्ष 1905 में क्या हुआ, जो भारत में क्या हो रहा था, एक तरीके से जो राष्ट्रीयता की भावना जो हमारे क्रांतिकारियों में एक तरीके से दौड़ रही थी, और वो बहुत सारी गतिविधियां कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने ये माना, ब्रिटिश सेना ने, कि यहाँ पर बंगाल इसका जो है सबसे बड़ा गढ़ बन रहा है, यहीं से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं भारतीय क्रांतिकारियों की, क्यों ना बंगाल को ही विभाजित कर दिया जाए। तो बंगाल को विभाजित करने का विचार किया, और बहाना ये बनाया अंग्रेज़ों ने, ये प्रश्न आ चुका है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के विभाजन का क्या बहाना दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक आधार पर, क्योंकि प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, बंगाल काफ़ी बड़ा राज्य है, इसलिए बंगाल को हम विभाजित कर रहे हैं। तो बंगाल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल। तो 2 इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरीके से उन्होंने विभाजन जो किया था वो भारतीयों को जो है डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए किया था, ताकि राष्ट्रीयता की भावना उनमें खत्म हो सके। बहाना बताया कि प्रशासनिक आधार बताए। तो यहाँ पर जब बंगाल विभाजन किया गया, तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा कर दी गई, और जब कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो उसी के विरोध में, ठीक है, उसी के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके ठीक बाद शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के ठीक बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या किया गया, स्वदेशी भारत में निर्मित वस्तुओं को अपनाया जाएगा, और साथ ही जो हमारे जो विदेशी वस्तुएं हैं या विदेशी दुकानें हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन का ही एक हिस्सा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वदेशी मूलतः 1905 का जो बंग भंग विरोध आंदोलन था इसका भाग माना जाता है। इसके मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक थे, इसमें अरविंद घोष थे, विपिन चंद्र पाल आदि थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। इसका मुख्य क्षेत्र बंगाल से था ये, ठीक है। बंगाल विभाजन, आप मुझे ये बताइए बंगाल विभाजन किस तारीख को हुआ, ये प्रश्न भी आ चुका है। बंगाल विभाजन की कोई तारीख बताएंगे मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि फूट डालो राजनीति करो, ऐसा विचार यहाँ बनाया गया। चलो ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया है, आगे चलते हैं। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन के बारे में बताइए। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन की अगर हम बात करें, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटते हैं गांधी जी, और जिस दिन गांधी जी भारत लौटे हैं साउथ अफ्रीका से, उसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जी का पहला राजनीतिक प्रवेश जो होता है बिहार के चंपारण जिले से होता है, ठीक है। बिहार में एक ज़िला है चंपारण, यहाँ ब्रिटिश काल में बिहार में एक ज़िला है चंपारण। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ, ब्रिटिश काल में यहाँ के जो किसान थे, इन किसानों को अपने खेतों के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। नील की खेती ज़बरन या ज़बरदस्ती करवा रहे थे अंग्रेज़ कि आप अपने खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करोगे ही करोगे।
उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो यहाँ के एक मतलब चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे। ये गांधी जी को जो जाकर के सारी वस्तु स्थिति बताते हैं चंपारण की, और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप यहाँ पर आइए और किसानों की स्थिति से जो है अवगत होइए, ठीक है। तो यहाँ पर वो आते हैं गांधी जी और यहाँ पर देखते हैं वाकई में किसानों की स्थिति दयनीय थी। तो यहाँ पर विरोध, पहला आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी अपना। तो गांधी जी का पहला आंदोलन भी चंपारण आंदोलन के नाम से ही कहलाता है ये, और ये नील की खेती करने के विरोध में था। अब देखो एक सवाल आता है कि 3 कठिया व्यवस्था क्या है। तो अंग्रेज़ों ने जो भारतीय किसानों को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने को कहा था, इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया व्यवस्था। तो इस समय क्या थी, 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन था गांधी जी का पहला आंदोलन। कब हुआ था ये, वर्ष ध्यान रखिएगा 1917 में, 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा बनाई गई थी। भाई सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रात को ये क्लास हमारी 10 बजे चलती है, सुबह को 10 बजे चलती है। अभी आपके क्वेश्चंस ले लेंगे इसमें। 3 कठिया पद्धति है ये, बिल्कुल ठीक कहा। इसमें देखेंगे, देखो किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा बनाई गई। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में संविधान जो है, आप मुझे चाहें तो बताइए संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान का निर्माण किसने किया। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा ने किया, ठीक है। संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो इसमें एक दूसरा सवाल और जोड़िए कि संविधान के जनक या संविधान के पिता कौन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। तो दोनों सवाल आते हैं अलग अलग से। तो संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने, संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह थी जिसका उद्देश्य, जिसका कार्य ही संविधान को बनाना था। तो ये किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी वर्ष 1946 में, अंग्रेज़ों के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई भारत, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना में तीन सदस्य थे, इसमें 3 मेंबर्स थे। ध्यान रखेंगे तीनों मेंबर्स के नाम पूछे जा चुके हैं। 3 मेंबर्स थे, एक था स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स था इसमें, स्टैफर्ड क्रिप्स नंबर 1। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एवी अलेक्जेंडर, ये नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद आ जाए। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, तीनों व्यक्ति थे ये इस कैबिनेट मिशन में। पैथिक लॉरेंस, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इनके द्वारा ये कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया, और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य यही था कि भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए व्यवस्थाएं आदि करना। तो इसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, इलेक्शंस किए गए थे संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। तो देखो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट को देखें। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में द्वैध शासन या डायर की व्यवस्था की गई थी। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब देखो भारत के लिए आने वाला जो पहला अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिश या ब्रिटेन के द्वारा भारत के लिए पहला जो एक्ट बनाया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला एक्ट था, ठीक है। पहला एक्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट था ये। उसके अलावा अलग अलग अधिनियम आते चले गए। इसमें इसका उत्तर बताइए, तो किस अधिनियम के द्वारा डायरकी इसमें लागू की गई। देखिए अभी कॉम्बिनेशन पर अभी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का बड़ा एक तरीके से बड़ा संकट चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं हो पा रहे हैं अभी तक भी, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में भी यही दिक्कत थी। कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर्म भी फिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं क्लास के अंत में, ठीक है। इसको देखिए, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में डायरकी लागू की गई थी। तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है। 1919 का भारत सरकार का अधिनियम था, 1919 वाला, 1919 वाला। इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है। भारत में पहली बार किस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच में विषयों का विभाजन किया गया। इसको देखिए, भारत सरकार के द्वारा, इसको देखेंगे, भारत में पहली बार प्रांतों, केंद्र और प्रांत के बीच में विषयों का विभाजन किया गया। कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, ठीक है। और कौन से एक्ट के थ्रू ये ऐसा किया गया था, ये कौन सा एक्ट था, इसको देखें। एक्ट नंबर बताइए इसका, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करें। तो इसमें अगर आप देखें 1935 का जो अधिनियम था इसके थ्रू किया गया था, 1935 का अधिनियम,
1935 का जो अधिनियम था इसके थ्रू ऐसा किया गया था। 1935 का जो अधिनियम था, तो इसमें जो विषय हैं, इस अधिनियम में 3 सूचियाँ बनाई गई थी, संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, उसमें अलग अलग विषय बनाए गए थे, तो इसी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था। अगले देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत किस वक्त की गई थी? स्टार्टअप जी के कई प्रश्न हैं, इसको देखिए। अभी एप्लीकेशन पर जो क्लासेस हैं वो हमने कभी अपडेट के लिए भेजा है एप्लीकेशन को, थोड़े से उसमें चेंजेस करवाए हैं, तो परसों अपडेट भेजा, तो परसों से एप्लीकेशन जो है अभी थोड़ी अपडेट आना बाकी है, और अपडेट आते ही, वैसे आज से क्लास शुरू होनी थी, अगर अपडेट आज ही आ जाएगा तो क्लास एप्लीकेशन पर भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं आज दोपहर तक या इवनिंग तक जिस तरह भी अपडेट हो पाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो वो आपका क्लास शुरू हो जाएगा। थोड़ा उसका ही वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी सेशन हम कर भी रहे हैं तो वहाँ सेशन शो हो नहीं रहा है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, क्लास विद इन 1 और 2 डेज़ में शुरू कर देंगे हम। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बताइए। हाँ, ज्योग्राफी हम करवाएंगे, LT ग्रेड के लिए ज्योग्राफी हम करवाएंगे। चलिए इसको देखेंगे, इसको देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उसमें थोड़े लाइव की सुविधा हम बढ़वा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अपडेशन गया है वहाँ पर, इस वजह से आज देख लेते हैं, अगर आज ठीक हो गया तो आज ही क्लास कर लेंगे शुरू। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे वर्ष 1901 में। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, और इस पर देखो डिटेल में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन है? किन के नाम पे दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन हुए? अल्फ्रेड नोबेल हुए। ये स्वीडन के या स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सारा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे हम, चिंता मत करिए, अभी आपके इस चैनल पर भी जो है हम डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे डायनामाइट के आविष्कारक कहे जाते हैं, विस्फोटक है ये, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म तिथि भी याद रखेंगे क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। 21 अक्टूबर 1833 को ये स्वीडन के स्टॉकहोम में जो हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को ही जो ये नोबेल प्राइज़ हैं इनका वितरण किया जाता है। अक्टूबर में अनाउंस कर दिए जाते हैं और दिसंबर में इनका वितरण किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था नोबेल प्राइज़ का? इनकी जो वसीयत थी इसके हिसाब से क्या है कि मानवता की सेवा में जिस व्यक्ति ने उत्कृष्ट योगदान दिया उनको सम्मानित किया जाएगा, इनकी ऐसी विल थी। ठीक है, उसमें इन्होंने ऐसा कहा था। तो सबसे पहली बार 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और 1901 में जब ये शुरू किए गए थे तो पुरस्कार 5 श्रेणियों में शुरू किए गए थे। कौन कौन सी? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 कैटेगरी में शुरू किया गया था, लेकिन छठी कैटेगरी जो थी वो अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सबसे अंत में जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स में 1969 में पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। क्लियर? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? चलो, अभी हमने आपको 5 क्षेत्र गिनाए हैं, आप मुझे ये बता दो इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र आपको टोटल बताए हुए हैं, 6 क्षेत्रों में से कौन सा नहीं है बताइए, इसको बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कौन करेंगे? देखें जरा, सिविक्स की भी होगी, टेंशन मत लीजिएगा, सिविक्स की भी करवाएंगे। अभी थोड़ा शुरुआत ही कर रहे हैं हम लोग। भाई सेशन को आप लोग सारे लोग प्लीज़ जो भी बाद में जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करें। डेली क्लास में जुड़िए सुबह 10 बजे। अगर 10 बजे सेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा 15-20 मिनट का वेट कर लें या 10:30 तक आ जाएं, आप लोग आ जाएगा, लेकिन क्लास होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम डिले हो सकता है, लेकिन क्लास ये फिक्स कर दी है हमने अभी फ़िलहाल। तो 2 सेशन हमारे कल हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। 10 AM पर सुबह में रहता है और 10 PM पर रात में रहता है ये सेशन हमारा, तो दोनों सेशन से आप जुड़ें, और इसमें जो है जितना मैं यहाँ कराऊंगा सब याद हो जाएगा आपको। नोबेल पुरस्कार किस में नहीं दिए जाते हैं? 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, साहित्य, भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री। गणित में नहीं दिए जाते हैं। चलो अब आप कहेंगे तो बड़ा आसान सा सवाल था, इसको भारी बनाते हैं। देखिए इसको देखिए, गणित में, अब गणित का लिए एक पुरस्कार है। देखो नोबेल गणित के क्षेत्र में तो नहीं दिए जाते, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के जैसा ही एक पुरस्कार बनाया गया है जिसको हम गणित का नोबेल कहते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? गणित का नोबेल, ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? हालांकि नोबेल प्राइज़ में गणित कैटेगरी शामिल नहीं है। गणित का नोबेल पुरस्कार कौन सा है, कोई बता पाएंगे? एबेल पुरस्कार, एबेल, ठीक है, याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को कहा जाता है
गणित का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, 2002 में इसको स्थापित किया गया था और इसको बाद में देना शुरू किया गया 2003 से। जो गणित में रिसर्च होती हैं, गणित के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी अलग हो गई बिल्कुल। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं इनके बारे में बताइए। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे और किस कैटेगरी में थे ये भी बताइएगा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में बताइए। देखिए अभी लोग विरोध कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का, अब बताइएगा कैसे इसमें बदलाव हो सकते हैं। देखिए ये तो सारा आयोग के हाथ में है, इसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है जो आयोग हैं, सरकार इस वक्त जो है मतलब आयोग किसी की भी नहीं मान रहे हैं। स्टूडेंट्स का अगर कोई इस पर एक तरीके से अगर अपनी मांग को लेकर के भी जाते हैं, अगर धरने प्रदर्शन आदि में भी भाग लेते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो जाती है और तुरंत ही उसको स्थगित करवा दिया जाता है। तो इसमें ये एक तरीके से मनमानी चल रही है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अंतर्गत ये होता कि जो जैसे प्री स्टेज है आपकी, जैसे प्री ऑब्जेक्टिव है, हम लोग यही सोच रहे थे, तो मेंस में भी क्या होता, मेंस में 2 पेपर कर दिए जाते, पेपर 1 और पेपर 2। चाहे पेपर 1 में कोई जीएस का पेपर रख दिया जाता और इसमें मेंस का पेपर रख दिया जाता फिर से। तो इसमें हो सकता है कि इसमें जो है थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दे देता है, या एक ही पेपर बना करके मेन सब्जेक्ट आपको इसमें जो है मेन सब्जेक्ट में जो है आपका जो मेंस में जो आपका मुख्य विषय है उसके ही क्वेश्चन रख देता, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ज़्यादा आसान रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव है इसका अभी जो है मतलब ठीक है, इसका विरोध तो होना ही चाहिए। ये प्रक्रिया मतलब मेंस में ठीक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल उसके लेवल पर लेकर जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को। वहाँ आपको शब्दों में लिखना है, जैसे अभी 68,000 हुई थी ना, 68,500 भर्ती उसमें करवाया गया था, तो उसमें कैसे आप जांच करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरह से करेंगे, क्या मानक होंगे उसके, किस प्रकार से मतलब मार्क्स दिए जाएंगे, कुछ नहीं पता। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ये हैं भारत में अगर आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है ओरिजिनल, अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है प्रथम, तो 1913 में, ठीक 1913 में दिया गया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। तो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी यही हैं, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी टैगोर साहब ही हैं। तो टैगोर साहब को एक उपाधि मिली हुई है, कौन सी है? गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई है? तो ध्यान रखिएगा गुरुदेव की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिली हुई है, ठीक है। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में, अब देखो ये कौन से क्षेत्र में मिला है भाई, इनको ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल इनको मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी इनको, एक उपाधि और थी इनकी नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में ये अपनी उपाधि इन्होंने वापस की थी। आगे देखेंगे 2025 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये है वर्षा देशपांडे को, 2025 का इनको मिला है, वर्षा देशपांडे को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा हमारी जो बनी थी कैबिनेट मिशन के थ्रू, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए इसमें हाँ दिक्कतें तो काफ़ी आने वाली, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, क्योंकि सबको समान ही अवसर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में ही समान अवसर इसमें हो सकता है सभी के लिए। अब मानक ऐसे सेट कर रहे हैं जैसे क्या पीसीएस का पेपर होता है या यूपीएससी का पेपर होता है, उस तरह का इन्होंने फॉर्मेट इस बार बना दिया है, तो वो तो ठीक नहीं है ना, कम से कम टीजीटी के लिए तो ठीक नहीं है। इसके लिए तो हम भी जो है एक तरीके से हमारी भी समझ से बाहर है ये वाला पैटर्न। 9 दिसंबर को प्रश्न नंबर 22 है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, और जिस दिन फर्स्ट मीटिंग होती है उस दिन इस संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई, यहाँ पर लिखिए इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ इसके अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष। और उससे अगली जो बैठक होती है सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को सेकंड बैठक होती है, उसमें
जो हमारी संविधान सभा है उसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो ये वाला जो पिछली वाली क्लास थी हमारी, सॉरी पिछला वाला जो एलटी ग्रेड था उसमें ये सवाल पूछा हुआ था, जो 2018 वाला एलटी ग्रेड का हुआ था ना, ठीक है, उसमें सवाल पूछा हुआ था कि जो संविधान सभा के प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। और उसमें 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर को अगली मीटिंग होती है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? अच्छा सवाल है। अब इसमें ये बताइएगा भारत में वर्तमान में प्लानिंग कमीशन के स्थान पर कौन सी संस्था को स्थापित किया गया है? भाई सेशन को सारे लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कर दीजिए। डेली जुड़िए सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे हमारी इस क्लास में जनरल स्टडीज़ की। धीरे धीरे आपकी क्लास चलती रहेगी और साथ में हम अभी एसएसटी की भी क्लास शुरू करने वाले हैं आपकी, जो आपकी कोर विषय की होगी। इसको करिए जल्दी से। 1951 गलत है। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें 1951 का उत्तर चुनते हैं। हाँ, अखिल जी ने बताया नीति आयोग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो नीति आयोग जो योजना आयोग है, योजना आयोग को समाप्त करके अब इसकी जगह एक संस्थान बनाई हुई है नीति आयोग। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग का काम था, अब नीति आयोग संभालता है, उसकी जगह पर नीति आयोग। तो नीति आयोग या योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक है, किस प्रकार की संस्था है? उसका नाम जरा मुझे बताइएगा सभी लोग। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है या नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नीति आयोग की। किसको रिप्लेस करके? योजना आयोग। एक सवाल और आता है, पहले इस सवाल का उत्तर कर दें कि ये योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को एग्जैक्ट डेट भी पूछी हुई है। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी संविधान में कोई स्थिति नहीं है, पहली बात। तो ये एक सरकारी आदेश से बना हुआ था योजना आयोग, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ था। तो 17 अगस्त, देखो इसको योजना आयोग को 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था। अब इसका क्या उद्देश्य था? योजना आयोग भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता था ये, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती थी वो एनडीसी के पास जाती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उन योजनाओं को वो एक तरीके से अप्रूव करता था। आगे देखें, डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की? डीएनए की द्विहेलिकल जो संरचना है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसको बताइएगा। इसकी खोज की गई थी वर्ष 1953 में। और ये खोजकर्ता कौन है? इनके नाम बताएं जरा, खोजकर्ता के नाम बताएं। हाँ, भारत का थिंक टैंक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत सांविधिक संस्था नहीं होगी। देखो, सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो एक संसद के कानून से बनती हैं, ठीक है। तो ये संसद के किसी कानून से नहीं बना है नीति आयोग भी, ये कार्यकारी आदेश के थ्रू बने हुए हैं। इसको देखें, इसमें वाटसन और क्रीक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस जो क्रीक हैं, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए ठीक है, ये समझ में आया। तो आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसी सवाल में डाउट लगे तो बाद में भेज दीजिएगा, जो लोग बाद में देखते हैं सेशन को, या अभी डाउट लगेगा तो हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अभी इसको देखेंगे। सवाल नंबर अगला, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायती राज को मार्क करके रख लीजिएगा, सवाल इस पे आते ही हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछेगा ही। तो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में बताई गई है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में, तो उसमें पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4 है ये। तो इसमें राज्य के कर्तव्य बताए हुए हैं, राज्य के कर्तव्य, राज्य के दायित्व बताए हुए हैं यहाँ पर। आगे चलें। चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर किस स्थान के पास में लैंडिंग की थी? चंद्रयान मिशन या चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के, आपको बताना है कि किस स्थान पर जो है ये लैंडिंग की थी। और अभी चंद्रयान 3 को लेकर आपका अभी पिछले संडे को जो आपका आरओ एआरओ का पेपर हुआ, जो कि आपका यही आयोग करवा रहा है, जो एलटी ग्रेड को करवा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस पेपर में पूछा हुआ है कि चंद्रयान को इस तरह से भेजने वाला अगर आप बात करेंगे तो कौन से नंबर का जो है देश बन गया है। ठीक है, कौन से नंबर का देश बन गया है भारत इस तरह की लैंडिंग करवाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत, सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में भारत फोर्थ कंट्री बन गया है। ठीक है, चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग की। और पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक उतरने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो भारत ने चंद्रयान मिशन 3 को जो है 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट शिव शक्ति पॉइंट है, वहां पर शिव शक्ति पॉइंट है, उस पर लैंड किया था। ये मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया। फोर्थ वाला ये देखना, पिछले अभी 2 से 3 दिन, अभी कितना, अभी फ्राइडे है, फ्राइडे से पहले जो संडे पड़ा है अभी, इसी को जो पेपर हुआ था आपका उसमें देखिएगा आप, उसमें सवाल था, इसको देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं मुझे ये बताएं पहले। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हाउ मेनी ऑफ नंबर्स, कितने हैं, कितने नंबर्स हैं। तो इसको जो जोड़ा गया था, ये अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। क्लियर हुआ। तो इसमें जो है शुरुआत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। तो शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग में 10 थी, लेकिन एक संविधान संशोधन और आया 2002 में, 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ी गई। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती है परीक्षा में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वो जो मतलब 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है वो प्राथमिक शिक्षा दिलाएंगे। तो ये 1976। तो एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला, अष्टप्रधान किसके दरबार की संस्था थी। अष्टप्रधान निम्नलिखित में से किसके दरबार की संस्था थी। तो इसमें आपको वैसे भी पूछ सकता है, तो ये मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, देखिए मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हाँ जी, इसको देखिए। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, अपना रिस्पांस दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। आप बस थोड़ा सा मेहनत आपको इतना करनी है, थोड़ा सा उसको लाइक और शेयर कर दिया करेंगे बस, बाकी आप हमारे पे छोड़ दीजिए। पूरा जीएस का 30 नंबर का करवा देंगे आपको, है ना, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो ही ठीक लगेगा। सेशन में अगर नहीं जुड़ेंगे आप लोग तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 प्रधान का मतलब मंत्री। तो 8 मंत्री हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। ठीक, छत्रपति शिवाजी, क्लियर हुआ। तो इनके प्रशासन में ही अगर आप देखेंगे तो अष्टप्रधान रखे हुए थे। और ये पद 8 कौन कौन से थे, इसमें पेशवा थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके सलाहकार, सचिव, मंत्री और सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, ये सब उसमें हुआ करते थे। तो अष्टप्रधान संस्था छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार की प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली मानी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। इसका एक प्रश्न हम लोगों ने किया था। ठीक है, इसका एक प्रश्न हम लोगों ने किया था। चलिए, इसका हम प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। तो एक प्रश्न इसमें मैंने आपको बताया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है। तो इसमें पीछे भी हमने बात किया था। सर टफ लेवल प्लीज़, हाँ बिल्कुल, टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी थोड़ा सा आप इनको करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी आपको हम कथन वाले प्रश्नों पर भी लेके जाने वाले हैं। अगले जो क्लासेस आएंगे अपकमिंग क्लासेस में, इसका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, आप चिंता ना करें इसका। ठीक है, इसका लेवल को बढ़ाएंगे, चिंता ना करिए आप। भारत सरकार अधिनियम 1919 से ये चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इन्हीं को कहा जाता है। इसी पे हमने बात की थी कि प्रांतों में इसमें द्वैध शासन लगाया गया था। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, बताइए। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच में, जो हमारी सेंटर और जो स्टेट हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो ये है भाग
भाग 11 में ऐसा बताया गया है, भाग 11 में ऐसा बताया गया है, भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों को बांटा गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 245 से 263 तक चलता है। आर्टिकल 245 से 263 तक ये जाएगा। क्लियर? तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था, ये भी बताइएगा। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर आपसे बात करें कि ये है कहाँ पर, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, ये बताइएगा। तो इसमें 31 नंबर पे हम पहुँचे हैं, 31 नंबर पे हम पहुँच रहे हैं अभी। ठीक, 31 नंबर पे हम पहुँच रहे हैं। देखिए, ये घटना हुई थी 1193 में। ठीक, 1193 में बख्तियार खिलजी था ये। कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने बिहार में आक्रमण किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने नष्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारी पांडुलिपियाँ थीं, बहुत सारे मतलब यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह थे, तो वो सब जल करके इसमें एक तरीके से नष्ट हो गए थे। आगे चलेंगे, ये देखिए, तो बिहार में है वो। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? आज हमने सारे मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं। ये भी बताइएगा कि भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, यही बताइएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना, इसको हिंदी में बाघ परियोजना भी कहते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत 32 पर आ गए हैं, 32 का आप लोग करें भी, 1973 में की गई थी। बहुत बढ़िया। बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में जो बाघों की स्थिति है, ये बाघों की संख्या घट रही थी, जिस वजह से जो है ये परियोजना शुरू की गई थी। तो उसमें शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स को स्थापित किया गया था। और पहला टाइगर रिजर्व कौन बताएंगे? फर्स्ट टाइगर रिजर्व का नाम आप बताना चाहें तो बताइए, और टोटल टाइगर रिजर्व भी बताइए। फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1973 में ही घोषित किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये पहला टाइगर रिजर्व था। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से की गई थी। अभी 2025 में देखो विश्व में अगर आपसे पूछेगा विश्व में सर्वाधिक टाइगर किसके पास हैं, विश्व में सर्वाधिक जो टाइगर हैं वो हमारे यानी भारत के पास हैं। विश्व में सर्वाधिक टाइगर या सर्वाधिक बाघ जो हैं, 70% बाघ भारत में हैं विश्व के। ठीक, 70% बाघ भारत में है विश्व के। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टीआर से लिख रहा हूँ मैं, टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो चुकी है। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं भारत के अंदर, याद रहेगा। और भारत में भी बाघों की अंतिम जो जनगणना हुई है 2022 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 3682 बाघ हैं भारत में। ठीक है, भारत में कुल बाघ कितने हैं, बाघों की संख्या कितनी है? 3682। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है? फाइनेंस कमीशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आपसे पूछेगा वित्त आयोग जो है ये वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है, तो वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 280, आर्टिकल 280। ये प्रश्न तो बहुत आता है, सभी परीक्षाओं में इसको देखने को मिल जाएगा आपको, वित्त आयोग। अभी अगला जो वित्त आयोग है हमारा, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। ये सवाल भी आ चुका है अभी आपका इसी आरओ में। तो कई सारे सवाल हैं जो यहाँ हम देख ही रहे हैं अभी इसमें। आगे देखेंगे, भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब लाई गई थी? भाई सेशन में स्ट्रेंथ कम हो गई है, सेशन आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो एक बार अगर जो चेंजेस आपको करने हैं बताइएगा। हम प्रश्नों का स्तर तो आपने जान लिया है हमने कि आपको प्रश्नों का लेवल अब जो है बढ़ा करके ही देना है अगली क्लासेस से। 3 सेशन हो गए हमारे इस तरह के, तो आगे से जो है
सेशन को हम जो है वो बढ़ाएंगे, अभी लेवल जो है क्वेश्चंस का। इसको देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आई थी, 1987 में आई थी। किस वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी? कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका के अंग यानी केंद्रक की, न्यूक्लियस की खोज की थी? तो इसको बताइए, कोशिका के केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसको देखें, इसमें इसका मुझे वो बताइए, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। और यहाँ पर आपको पूछा है उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी बताइए और उपाध्यक्ष भी बताइए। ये प्रश्न तो चलते आ रहा है पहले से ही, मतलब बहुत परीक्षाओं में इसको देख लिया गया है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी। देखो स्ट्रेंथ कितनी कम हो रही है, अभी स्टूडेंट कहाँ चले गए हैं? आप लोग जुड़े रहिए सेशन से आप लोग जुड़े रहें प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इस सेशन 1 घंटा 51 मिनट का क्यों दिखा रहा है? पिछले ही क्लास में लाइव तो नहीं चले गए हम कहीं? एक सेकेंड, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष हुए अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम अध्यक्ष हुए हैं। और देखो उपाध्यक्ष हुए हैं। जो प्रथम इसके अध्यक्ष हैं, देखो इसमें जिसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जब स्थापना हुई थी तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो मोदी जी, वर्तमान अध्यक्ष भी मोदी जी ही हैं। यानी जो प्रधानमंत्री व्यक्ति होगा वो पदेन अध्यक्ष होता है इसका। यानी पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है जो एक पद पे पहले से आसीन है और उसको दूसरा पद भी दे दिया जाए। तो मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे पहले से आसीन है ऑलरेडी। तो जब नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की तो ऑटोमेटिकली वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कहलाएंगे इसके। और उपाध्यक्ष हमारे अरविंद पनगड़िया हैं। वर्तमान के बताओ कौन है? सुमन बेरी आई थिंक। ठीक है, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये जरा चेक कर लीजिएगा आप एक बार। इसको देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, ये भी हमने पहले ही सवाल में डिस्कस किया था इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पहले ही सवाल में मैचिंग वाले प्रश्न में हमने देखा था, मिलान वाले प्रश्न में। ठीक है, तो ये मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस को ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो देखो, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड नेशन में इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। 1945 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसके 6 अंग बनाए गए। 6 अंगों में एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पर है? हेग में। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो इसका मुख्यालय को भी पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आईसीजे का मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड में। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र के तहत ही इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, ये विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सबसे बड़ी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और विश्व का सबसे बड़ा जो कोर्ट है अगर आप देखोगे तो वो हेग नीदरलैंड में। तो विश्व के 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच में जो डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर होगी आईसीजे में। इसमें कुल मिलाकर के 15 न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें कितने न्यायाधीश होंगे? इसकी स्ट्रेंथ कितनी है न्यायाधीश की? 15। आप ये बताइए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या या जस्टिस की संख्या बताइए कितनी है? वर्तमान में हमारे जस्टिस की संख्या कितनी है? ये तो आईसीजे में है 15 न्यायाधीश। और 15 न्यायाधीश में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।
9 वर्ष का कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है वहाँ पर। और यहाँ पर बताइए हमारी जो वर्तमान जो जस्टिस है संख्या कितनी है भारत के, बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, संख्या बताइए जल्दी से। भाई सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दें, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइक करेंगे तो ही इसमें ये पता लग पाएगा। ये रेस्पॉन्स है आपको एक तरीके का, पसंद आ रही नहीं आ रही हैं, ठीक है। अपने आप अगर आपको लगते हैं तो भी कर दिया करें, या भूल जाते हैं तो हम आपको याद दिलाते रहते हैं बार बार। इसको बताइए, देखो ये उत्तर आ गया। भारत में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जस्टिस, अगर आपसे पूछा जाए टोटल जस्टिस कितने, कुल न्यायाधीश भारत की सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक तो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यायाधीश होते हैं वो 34 हैं। तो भारत की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 न्यायाधीश हैं, ध्यान रहेगा 34 न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के न्यायाधीश को शामिल करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34। अगर उनको हटा करके बोलना है तो आप 33 बोलेंगे। अगला देखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला किससे संबंधित है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला इनमें से किससे संबंधित है। केशवानंद भारती केस जो सम्मिलित है ये 1973 का केस है, ये 1973 का मामला था। और ये जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट बनाम केरल राज्य के बीच में ये जो है मतलब केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में ये विवाद था और ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इसमें। तो संविधान की मूल संरचना, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बताया गया था कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उस संसद क्या कर सकती है, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है जहाँ जाए, लेकिन अगर संविधान के किसी भाग में या किसी अनुच्छेद में अगर मूल ढांचा पाया जा रहा है तो उस मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर पाएगी संसद, ठीक। तो यही संविधान का, अब संविधान का मूल ढांचा क्या होगा वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ठीक है। वो एक आर्टिकल भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, पूरा भाग भी हो सकता है, ये डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। आगे चलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को, ये भी सवाल बहुत आता है पंचायती राज का। तो पंचायती राज, देखिए कुछ क्वेश्चंस और रह गए हमारे, लगभग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, आप लोग की स्ट्रेंथ भी अभी कम लग रही है हमें, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूरे कर लें हम। इसको देखेंगे, इसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन के तहत इसमें ऐड किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के कई सारे प्रश्न हैं, इस पर अभी बता देता हूं मैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1992 में ये आए थे, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। और देखो ये पारित हुआ था 1992 में, ये लागू कब हुआ, लागू वाली तारीख भी अलग से पूछी हुई है आपसे, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ 1993 में, ठीक है। ये अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, लेकिन इसको लागू करा गया कब, 24 अप्रैल 1993 में। और ये संविधान के कौन से भाग में है, पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है, ठीक है, भाग 9 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, इसमें जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद की सीमा भी पूछी हुई है, 243, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। और इसी के लिए 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी संविधान में, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जो कि संबंधित है किसके, पंचायती राज से ही संबंधित है। इसमें अगर आपको विषय पूछे जाएंगे, पंचायती राज में कुल कितने विषय आते हैं, 29 विषय, ठीक है, 29 जो है सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। क्लियर हुआ। 3 ढांचे की जो है इसमें वो बनती है, 3 ढांचे, तीन स्तर पर, एक है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो मध्य स्तर है, और जिला परिषद, 3 स्तर हैं इसमें पंचायती राज के। चलो इसमें काफ़ी सारी जानकारी आपके लिए हो गई है। चिपको मूवमेंट किस राज्य से शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन बताइए किस राज्य से शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट, देखो एक और आता है इसमें, 73वां हो गया, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है नगर पालिकाओं या नगर पालिका से संबंधित था, ठीक है, ये शहरों से संबंधित था। ये चिपको मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर को ध्यान करो, आपको प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, ठीक, 1973 में ही हुआ था ये आंदोलन, ठीक, 1973 में ही ये आंदोलन हुआ था। ये है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर क्या होता था, वनों की कटाई की जा रही थी, तो यहाँ के लोगों ने
पेड़ों से चिपक कर वनों को ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, इसका विरोध किया था। तो इसलिए ये पेड़ों से चिपक गए थे लोग उस समय उनको बचाने के लिए, ठीक। तो इसलिए इसको नाम दिया गया चिपको मूवमेंट 1973। इसके जो प्रमुख नेता के बारे में पूछता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, तीनों के नाम आए हैं परीक्षा में। चंडी प्रसाद ये प्रणेता हैं, सुंदरलाल बहुगुणा इनके प्रणेता हुए। और साथी इनके कौन कौन हैं? गौरा देवी भी इसी से संबंधित हैं। गौरा देवी आपसे पूछ सकता है कैसे भी प्रश्न को ये। तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो इसमें उद्देश्य ही पूछता है वनों की कटाई को रोकना, अलग से प्रश्न आ चुका है। वनों की कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना, कोई भी अगर आंदोलन है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, किस लक्ष्य को पूरा करेगा कि नहीं। इसको देखो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी भारत में। मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी भारत में। मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी भारत में। इसको देखें किस संविधान संशोधन से इसको घटा करके कम किया गया। तो इसमें ये आप याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1988 में आया था ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। देखो आपका जीएस वाला जो पेपर है ना, जो आपका जीएस वाला पेपर है उसके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आएंगे, पहले ही बता देते हैं हम आपको। उसके क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, फिर भी हम आपको उस लेवल की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसमें जीएस वाले जो प्रश्न इस वक्त हम कर रहे हैं ये इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर भी हम लेकिन इस स्तर के करेंगे, थोड़े से टफ लेवल के भी करेंगे, उसकी भी चिंता मत करिएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रभावी कब से हुआ था, ये पहली बार मतदान हुए थे उसके बाद में जो वोटिंग करी गई थी 18 मार्च 1989 से ये पहली बार जो है मतदाताओं ने 18 वर्ष के मतदाताओं ने मतदान किया था। ये इसमें पूछा है संशोधन द्वारा, तो ये संशोधन था 61वां 1988 में आया था। तो ऐसा नहीं है कि जब भी कोई संशोधन आएगा कि उसी समय लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। इसको देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो राज्य और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखो अभी एक हम बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर की, मूल ढांचा क्या है, तो यहाँ पर मूल ढांचा बताया हुआ है किसको? न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचा होना ज़रूरी है ना। तो न्यायपालिका को ध्यान रखिएगा। 3 अंग होते हैं संविधान के, किसी भी सरकार के किसी देश में अगर आप देखेंगे तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? नंबर 1 एक होती है विधायिका, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। विधायिका देश में कानून बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था है कार्यपालिका। तीसरी संस्था होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका देश में विवादों का निपटारा करती है और जो कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनको दंडित भी करती है, ठीक है। तो न्यायपालिका, तो तीसरा अंग है न्यायपालिका। चौथा स्तंभ कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है प्रेस को, लेकिन वो अंडरस्टूड है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे देश में ये कहा जाता है कि सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में जो न्यायपालिका है वो इन दोनों अंगों से स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका में भारत एक ही हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका ये एक अंग या एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो इनसे बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। ये आर्टिकल में बताया हुआ है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, ठीक है, इनसे। तो ये आर्टिकल 50 में है, ये आर्टिकल 50 में है। 36 से 51 तक के आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं आपके। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी? परमानेंट सेटलमेंट की, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बताइए किसने की थी? परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इसमें क्या किया था, इन्होंने ज़मींदारों को, देखो भूमि आवंटित की थी ज़मींदारों को, ठीक है। ज़मींदारों को जो है इसमें भूमि का स्वामी बना दिया और उनसे ये बता दिया कि आपसे इतना लगान आएगा, जो बोली वगैरह लगती है वो बता दी उसमें, ठीक। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ है? ये रहा कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय में ये आया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये आया था। 1993 में था स्थायी बंदोबस्त। 1993, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया है।
1993 में नहीं, 1793 में, ठीक है। एक कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में, बंगाल वाले क्षेत्र में, प्लस बिहार वाले क्षेत्र में, प्लस उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ये हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम सैटेलाइट बताइए कौन सा है? ये प्रश्न तो बड़ा सरल है। कमेंट तो ये सॉरी आपका कमेंट नहीं, पेड बैच में मैथ्स का भी प्रोवाइड कराएंगे। एलटी ग्रेड मैथ्स क्या आप पूछ रहे हैं क्या? एलटी ग्रेड मैथ्स के लिए मेन सब्जेक्ट अगर मैथ्स है आपका, तो उसके लिए तो अभी मैथ्स का कोई कोर्स है नहीं अवेलेबल। जैसे ही होगा हम आपको संपर्क कर लेंगे। आप हमें जो है जो हमारा नंबर है ये, इन नंबर्स पे आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए हम आपको रिकमेंड कर देंगे। बाकी अभी एसएसटी का जो बैच है हमारा चलेगा वो, ठीक है, जिनका मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय जिनका एसएसटी है, ठीक है। और जीएस आप कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। जीएस के लिए सभी के लिए ओपन है कोर्स, और एसएसटी वाले अगर चाहें तो अभी फ़िलहाल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अन्य कोर्स के लिए भी आप बता सकते हैं हमसे। अच्छा, आप इसमें जीएस की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो जो जीएस में आपका मैथ्स भी है तो मैथ्स भी कराएंगे। अगर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी आए, कुछ टॉपिक भी आए, तो उनको कराएंगे हम, ठीक है। मैथ्स में जो भी है सिलेबस जीएस का सारा होगा उसमें, उसकी चिंता ना करें। जीएस में जितना एक एक वर्ड टू वर्ड लिखा है सारा कंप्लीट कराएंगे उसमें, एक एक शब्द से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो भारत का प्रथम सैटेलाइट है आर्यभट्ट सैटेलाइट। भारत का प्रथम सैटेलाइट है आर्यभट्ट सैटेलाइट, और इसको जो प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आरटीई, राइट टू, आरटीआई है ये, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। इसके बारे में बात करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीई एक्ट, सॉरी आरटीई बोल रहा हूँ, आरटीई का मतलब हो जाएगा, आरटीई का भी मुझे बताइएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह कब आया था? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? और ये है आरटीआई अधिनियम। चलो दोनों में ही यहाँ पर देख लो, आरटीआई एक्ट और आरटीई एक्ट कब कब आए थे ये बता देना मुझे भी। तो आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, 2009 में, दोनों सही है। नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया था? नंद वंश का जो अंतिम शासक महापद्म नंद थे, महापद्म नंद, इनको हराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का अपमान किया गया था महापद्म नंद के दरबार में, और बाद में वो एक बच्चे को ट्रेन करते हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, और बाद में एक नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद की हत्या करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन से जीव शामिल होते हैं? आईयूसीएन क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी संस्थान है जो विश्व के सभी देशों में ये चेक करती है कि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे वहाँ संकट में हैं, यानी वो कितने और बचे हुए हैं, और अगर उनकी देखभाल अभी नहीं की गई तो कितने समय में जल्दी समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे डायनासोर पहले हुआ करते थे, तो डायनासोर उसमें अभी जो है पूरी धरती से ही समाप्त हो गए, उनका कोई एक भी सदस्य भी बाकी नहीं है। तो यहाँ पर लुप्त प्राय जीव जो होंगे, ठीक है, लुप्त प्राय जीव या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें 9 कैटेगरी हैं। तो आईयूसीएन के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की जाती है, लाल सूची। लाल सूची में कुल मिलाकर के 9 श्रेणी हैं, जिसमें एक श्रेणी है एक्सटिंक्ट, ऐसे ही श्रेणी इंडेंजर्ड की कई सारी श्रेणी हैं, 9 मिलाकर के टोटल 9 श्रेणियों में ये बताया जाता है कि कौन सा जीव जंतु कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है। इसको देखेंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये भी कर लेंगे। भारत में पहली महिला राज्यपाल, भारत में पहली महिला राज्यपाल, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कर लेंगे आप आसानी से, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये सवाल तो हो गया है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लेकिन आप मुझे बताइए कौन से राज्य की बनी थी ये? राज्य की यदि हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य की थी, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में इनका कार्यकाल पूछ सकता है आपसे,
तो कार्यकाल अभी जो है टफ बन सकता है ये सवाल कार्यकाल को पूछ करके। 1947 से लेकर के इनका कार्यकाल था 2 मार्च 1949, ये इनका कार्यकाल था, ये इनका कार्यकाल था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हुई सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारत कोकिला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्लियर। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई? अंतिम सवाल करते हैं आज के सेशन का। ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। चलिए इसको बताइए। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून को हुई थी, 1756 में हुई थी। 20 जून को हुई थी, 1756 में हुई थी। कलकत्ता में ये घटना हुई थी। और ये घटना क्या थी? यहाँ पर ये घटना उस समय बंगाल का नवाब, ये भी पूछता है बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। देखो ये जो घटना है थोड़ा सा इसको बता देते हैं। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उस समय क्या हो रहा था, कलकत्ता की जो है कलकत्ता की किलेबंदी की जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और इस किलेबंदी को बिना इजाज़त के सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था, बंगाल की किलेबंदी कर रहे थे कलकत्ता की। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या हुआ, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनमें से कुछ ब्रिटिशर्स को एक तरीके से लगभग 146 को इनको उनको बंद करके, मतलब इनको 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया था, एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। और कैद करने के बाद अगले दिन देखा तो उसमें 123 तो मर गए थे वहीं पर, और 23 ही बचे हुए, 23 अंग्रेजी बचे थे। इसी घटना को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जानते हैं। इस घटना की जो तारीख है 20 जून 1756 है, सिराजुद्दौला ने इसको अंजाम दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी को ये सवाल पूछा जाता है। आज के सेशन में इतने ही सवाल रखेंगे। बाकी सेशन आपको कैसा लगा? रात को 10 बजे अगला सेशन होगा हमारा। नेक्स्ट सेशन हमारा 10 PM पर होगा। अगले सेशन में भी आप लोग जुड़िएगा। रात 10 बजे अगला सेशन होगा, यहाँ से अगले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है, मॉडल पेपर 3 था, नंबर 2 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाले आज PDF, इसके तीनों PDF अपलोड कर देंगे हम अपने टेलीग्राम पे। B.Ed हिंदी में किया है आपने, B.Ed हिंदी और इकोनॉमिक्स से किया है, तो क्या LT ग्रेड में फॉर्म फिल कर सकते हैं? ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, ग्रेजुएशन में कॉमर्स में किया है आपने, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो इसमें बन ही नहीं पा रहा है आपका, कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं पा रहा है। दिक्कत तो यही बन रही है सारी की सारी, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट चाहिए अगर आप SST से भी अप्लाई करने के अगर इच्छुक हैं। एक बार आप जो है हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा जिनके भी कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, देखते हैं इसमें। बाकी रात वाले सेशन में आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है इनका। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, इनके कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं। दिक्कत यही है, सोच रहे थे कि सारे नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस करके भेजेंगे, लेकिन वही है बात कि फिर से वैसे ही भेज रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इवनिंग में। आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन के लिए वहाँ डिस्कस कर लेंगे बाकी। ठीक है, चलिए कोई क्वेरी है किसी को तो आप इस नंबर पे ही संपर्क कर लीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं, या किसी और से चीज़ से रिलेटेड हैं। व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आज ही रिप्लाई कर देंगे हम क्लास के बाद में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग।